हेलो स्टूडेंट्स। देखो, सीए इंटर में जनवरी 25 के अंदर जो लॉ का पेपर 2 है हमारा, उसका मेन एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है, आप लोगों को पता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी आता है और साथ में सब्जेक्टिव पार्ट भी है। तो पहले हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, इसमें कर रहे हैं। देखो, एमसीक्यू में फर्स्ट पोर्शन जो दिया है वो फेमा का दिया है। फेमा मेन एग्जाम में तकरीबन 14 मार्क्स 3 बैक टू बैक अटेम्प्ट से दिए और कंपलसरी में आता ही है, तो आप इग्नोर तो कर भी नहीं सकते, तो फेमा आपको करना चाहिए। तो देखो, इसने सबसे पहला क्या कहा है, बिल्डर्स ने एक यूएस बेस्ड कमीशन एजेंट मिस्टर कूपर इसके साथ टाई अप किया है कि भाई वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कहते हैं इसमें कराया, बदले में क्या मिलेगी, कमीशन। मिस्टर कूपर ने कहते हैं इसमें क्या की, एक डील साइन करवा दी $6 लाख की प्रॉपर्टी सेल आउट करने की। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भाई कूपर को कितनी कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, इसने प्रॉपर्टी कितनी की सेल आउट की है, $6 लाख। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर कितनी कमीशन हम कूपर को दे सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो देखो, जब आप फेमा करंट अकाउंट रेगुलेशन पर कहते हैं इसमें जाओगे, तो उसके अंदर आपका एक पोर्शन गिवन है जिसके 4 सब पार्ट है, उसी में से पार्ट नंबर कहते हैं इसमें आपका क्या रहा है, सेकंड। ये पार्ट क्या कहता है कि अगर आप कहते हैं फॉरेन एजेंट को कमीशन देना चाहते हो, तो पर ट्रांजैक्शन 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस वर्सेस $25,000 whichever is higher, उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब जितने का माल बिकवाया, तो इसने सेल कितने की करवाई, कहते हैं इसमें $6 लाख, उसका 5% कितना हुआ, $30,000 वर्सेस 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, तो वो हो गया $30,000 whichever is higher। तो हायर कितना हुआ, $30,000। वहां तक हमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो इस बेसिस पे तो देखो आंसर सीधा ही है। पर इसने एक और क्वेश्चन कहते हैं इसमें पूछा, कंसल्टेंसी चार्जेस टू एक्यूरेट कंसल्टेंट लिमिटेड। अब एक्यूरेट कंसल्टेंट लिमिटेड से आपने क्या करवाया, उसको देख लेते हैं। भाई इससे आपने डिजाइन द रोड्स, पावर फैसिलिटीज, ये तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये कंसल्टेंसी किसके रिगार्डिंग होगी, इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने ली है, तो $1 करोड़ तक किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो $30,000 के साथ इन्होंने मैचिंग में कितना दिया है, ये 10 लाख नहीं है, गौर से देखो 70 है, $1 करोड़। तो आपका सीधा आंसर इसका क्या हो गया, बी। सेकेंड पार्ट कह रहा है, कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ फेमा डिसाइड अपॉन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द कंटेनर्स फ्रॉम इटालियन पोर्ट्स बाय इंडियन कंपनी। देखो, कंटेनर, शिप, सी जैसी आए तो एक मिनिस्ट्री आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, उसका नाम कहते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हिंट क्या दिए, कंटेनर वाले में जो डिटेंशन चार्जेस देनी है वह अबव द रेट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डीजी शिपिंग। तो आपको अप्रूवल किसकी लेनी है, भाई डीजी शिपिंग ने जितने चार्जेस कहते बता रखे उससे ज्यादा दे रहे हो तो डीजी शिपिंग की, और डीजी शिपिंग किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। एक और देखते हैं, कंपनी फार्म हाउस बना रही है, चलो अच्छी बात है। मिस्टर टोनी अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फार्म हाउस में तो देखो इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। जो पीआरओआई है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया, वो किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये तो फालतू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं लगेगी। आंसर इसका भी देखो क्या होगा, बी।
मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की आप क्या ले रहे हो, कहते हैं इसमें अप्रूवल लोगे। थर्ड, जो मिस्टर टोनी फार्म हाउस में इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। सी, जीसी एक्ट 1897 एप्लीकेबल किस पर होता है? देखो, जीसी एक्ट आप पढ़कर देख लो, उसमें कहीं पर भी होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वर्डिंग नहीं है। पहले एक सेक्शन 2 हुआ करता था जिसमें जीसी का टेरिटोरियल एक्सटेंट गिवन था। वो टेरिटोरियल एक्सटेंट इस बेसिस पे था कि भाई जीसी एक्ट जिस सेंट्रल एक्ट पे लगेगा उसकी टेरिटरी एक्वायर कर लेगा। पर जब से आर्टिकल 370 कहते हैं इसमें हटा दिया गया, उसके साथ सेक्शन 2 भी खत्म हो गया। तो इसका आंसर कहते हैं इसमें आपका आएगा, एक्ट में कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट गिवन नहीं है। आगे देखो, एक पार्टनर मर गया पर बिजनेस एलएलपी का कंट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, और वो डिसीज पार्टनर का नाम आज भी चल रहा है। देखो, डेथ और की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या उसके एलआर और उसकी स्टेट लायबल होगी? तो सिंपल आंसर है नो। डी, आफ्टर डेथ के ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल नहीं है। अब देखो, जो ये थर्ड केस सिनेरियो आया, इसमें इसने डेटा और मिक्स कहते हैं इसमें किया है। दो कंपनियां टारगेट हुई है, एक जेके लॉजिस्टिक, दूसरी आरके लॉजिस्टिक। अब ये कह रहा है सर जेके लॉजिस्टिक के 75% इक्विटी शेयर्स किसके पास है? आरके लॉजिस्टिक के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, जेके लॉजिस्टिक कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। आरके लॉजिस्टिक कौन सी कंपनी है? इसकी होल्डिंग कंपनी। खैर, ब्ला 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 ब्ला। अब उसके बाद ये कह रहा है कि सर 3 स्टेट्स है उनके पास आरके लॉजिस्टिक की ये होल्डिंग है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अब इसकी आप टोटल देखो करो तो कितना हो जाएगा? 57%। आरके लॉजिस्टिक के 57% स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो इसका मतलब आरके लॉजिस्टिक कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट। जेके लॉजिस्टिक इसकी सब्सिडरी है, आरके लॉजिस्टिक की गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही कंपनियां कौन सी हो गई? गवर्नमेंट। चलो, 29 सितंबर 23 एजीएम के कंक्लूजन के बाद मिस्टर रोहन, इसको एक स्ट्रोक कहते हैं इसमें आया और इसने कंपनी को कह दिया कि सर मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। ऑडिटर का एनुअल रेम्युनरेशन कितना है? 5 लाख कहते हैं इसमें रुपीज। ये तो ब्ला 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 है। तो सबसे पहला, रोहन को इस रेजिग्नेशन के बारे में किसको बताना चाहिए, और नहीं बताया तो क्या पेनल्टी लगेगी? सबसे पहला एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो जब कोई ऑडिटर रिजाइन कहते हैं इसमें करता है, तो रेजिग्नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग किसको देनी चाहिए? आरओसी, कंपनी एंड, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग, ठीक है। नहीं बताया तो फाइन ठुकेगा, कितना? रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर वर्सेस 50,000, व्हिचएवर इज लेस। तो देखो, ये कह रहा है केवल रजिस्ट्रार को बताना है, ये कह रहा है रजिस्ट्रार एंड जेके लॉजिस्टिक को बताना है। अब आपकी हिंट कहते हैं इसमें देखो क्या थी, उसको कंपनी को बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है, कैग को बताना है, 3 है। नहीं बताया तो पेनल्टी कहते हैं कितनी लगेगी? 5 लाख, एक पोर्शन। दूसरा कहते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको कंपनी को बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है, कैग को बताना है,
नहीं बताना है तो पेनल्टी कितनी लगेगी 50,000। तो आपका जो डिस्प्यूट कहते हैं इसमें वो इन दो ही ऑप्शन होना चाहिए था, बाकी दो ऑप्शन का तो ऊपर वालों का कोई लेना देना ही नहीं है। बेस्ड ऑन शेयर होल्डर पैटर्न ऑफ जेके लॉजिस्टिक एंड आरके लॉजिस्टिक, ये कंपनियां कौन सी कंपनी है? दोनों ही कंपनी आपको मैंने बता दी थी। कौन सी कंपनी है ये? गवर्नमेंट नहीं 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 नहीं, इसमें नॉन गवर्नमेंट लिखा है, ये सी। बोथ कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। With respect to act carried by Mr. Avinash, the partner of new audit firm, what can you inform about the appointment of AJ Associates as auditor of JK Logistics Limited? तो अविनाश का डेटा देख लेते हैं। देखो ये आ गया अविनाश, इसने 3.5 लाख की बोरोइंग की है आरके लॉजिस्टिक्स से एंड 1.49 लाख का कहते हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज, मतलब ये दोनों ही ड्यूज पेंडिंग है। पर इन दोनों ड्यूज की टोटल कहते हैं इसमें देखो 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। जब आप 141 पर होगे, 141 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी, तो इनडेप्टनेस 5 लाख तक ऑडिटर को डिस्क्वालीफाइड नहीं करती और ये इनडेप्टनेस 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। तो मतलब अविनाश को अपन ने जो अपॉइंट किया वो सही अपॉइंट किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ये वाली अकेली केस स्टडी ऐसी थी जो देखा जाए तो लॉटरी है, पर समस्या क्या है, लॉटरी का टिकट खरीदना चाहिए। सेक्शन 137, ठीक है। देखो 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने की प्रोविजन गिवन है। जब एजीएम हुई, जब एजीएम नहीं हुई। जब एजीएम हुई तो उससे विद इन 30 डेज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गए तो एजीएम से 30 डेज में फाइल कर दूं। और अगर अडॉप्ट नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आपको कहते हैं इसमें दो बार फाइलिंग करनी है। पहले अनअडॉप्टेड, जिसको आरओसी प्रोविजनल के भी यहाँ पे रखेगा, फिर उसके बाद एडजॉन एजीएम में वो अडॉप्ट होंगे तो फिर से अडॉप्टेड आपको 30 डेज में और फाइल करना है, ठीक है। और जब एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डेट फॉर होल्डिंग ऑफ एजीएम से विद इन 30 डेज में वो फाइलिंग करनी है। तो अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड की एजीएम कहते हैं इसमें नहीं हुई, ठीक है। तो कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग विद रजिस्ट्रार? इसने कह दिया नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, गलत आंसर, ये हो ही नहीं सकता। फिर इसने कह दिया नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, ये भी गलत है। फाइल तो करना है, देखो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। देखो ये आ गया आंसर, विद इन 30 days from the last date on which such AGM should have been held. ये वाला क्यों नहीं है? अच्छा इसमें एक और है, वेट 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 वेट, रीजंस भी तो बताएंगे एजीएम क्यों नहीं हुई विद इन 30 days। तो ये आंसर इसका डी आएगा। ये रीजंस वाला पार्ट कहते हैं इसमें ऊपर मिसिंग था। ऐसे नियर ऑप्शन में कहते हैं इसमें अटको तो समझ में आता है, उसके अलावा मत अटको, क्योंकि फिर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट XYZ लिमिटेड शुड टेक फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार with respect to AGM which could not be held on 5th September 2024। चलो XYZ लिमिटेड को इन्फॉर्म करना रजिस्ट्रार को कि AGM नहीं हुई, लेकिन अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम 5 सितंबर 2024। अब फाइल तो करना है। ये तो गलत है, मतलब जब एजीएम हुई और उसमें अडॉप्ट नहीं हुए तो अपने को दो बार फाइलिंग करनी है। ये कह रहा है केवल अडॉप्टेड फाइल करना, तो ये नहीं है। अभी तक तो ऊपर वाला ही सही दिख रहा है। There is no obligation on the part of XYZ Limited to inform the fact that AGM could not be held, but the unadopted financial statement will be required to be filed with registrar within a period of 30 days from 5 September 24। ठीक है।
There is no obligation on the part of XYZ Limited to inform the registrar that AGM could not be held for want of quorum and an adopted financial statement भी फाइल नहीं है। देखो ये दो तो सीधे गलत है। अब बचा कौन सा? A and C, ठीक है। ए एंड सी के बिया पर जाओगे तो देखो इसमें प्रोविजन बुक कह क्या रहा है कि सर एजीएम कुड नॉट बी हेल्ड ऑन 5 सितंबर 2024, हुई नहीं, ठीक है, और अनअडॉप्टेड ला रहा है, तो मतलब एजीएम को आपने फ्यूचर डेट के लिए क्या कर दिया? एडजॉर्न। इंफॉर्मेशन तब देनी होती है जब आपने कहते हैं इसमें एजीएम बुलाई ही नहीं हो, आपने बुलाई थी। ये थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, मेरे हिसाब से स्टिल आंसर कहते हैं इसमें क्या जाना चाहिए? सी जाना चाहिए। सी और ए में ही कंफ्यूजन आएगा क्योंकि इसने जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की कहते हैं इसमें बात की है, ठीक है। अगर आप 137.2 पर लेकर जाओगे तो आंसर सीधा सीधा ए बनेगा, पर इसने लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर नहीं दी है, रीजंस नहीं बताए एजीएम नहीं हुई, रीजंस तो बताने पड़ते हैं कि एजीएम नहीं हुई। इसका आंसर बेटर कहते हैं इसमें क्या है? ए ही टिक करो। फिर अगला कह रहा है कि उसमें एजीएम नहीं हुई, ये रीजन तो खैर कहते हैं इसमें बताना ही पड़ेगा। अगला कह रहा है कि ये जो एडजॉर्न एजीएम हुई 12 सितंबर को, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए तो आपने एजीएम को क्या कर दिया? कहते हैं इसमें एडजॉर्न कर दिया। मेरे को कंफ्यूजन उसी वजह से ही था। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं इसमें क्या होंगे? कोई बात नहीं, अगर एजीएम को एडजॉर्न किया तो अनअडॉप्टेड फाइल करो जो आरओसीएस को प्रोविजनल की तरह रखेगा। देखो प्रोविजनल वाला हिंट यहां दिया है, ठीक है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम 12 सितंबर, प्रोविजनल वर्ड से यहां पर हिंट आ गई। अगला कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईजीएम जो हुई 2 दिसंबर 24 को, उसमें अडॉप्ट हो गए, उसके बारे में कोई बात नहीं, फिर कहते हैं इसमें इन्फॉर्म कर दो। तो यहीं पे नहीं हो गया क्या काम? सही है, ये तो ए ही ऑप्शन हो गया आपका, क्योंकि जिस दिन हुई उससे 30 डेज में फाइल कर दो, और जब तक आरओसी जो पुराने वाले थे उनको क्या मानेगा? प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लेगा, और प्रोविजनल का इन्होंने और किसी में ऑप्शन दिया नहीं है। ये तो कह रहा है अनअडॉप्टेड वाले वापस लौटा दो तो इसका तो आंसर ए है। चलो आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी 4। रेजिडेंशियल कमर्शियल वॉशिंग मशीन समथिंग ये बना रहा है क्वेश्चन पे आते, देखो क्या पता क्वेश्चन से सीधे काम हो जाए। Board of Directors of NCL wants to understand from NIRAD the implication of 5% of holding of BCPL, ये तो सेक्शन 19 है। BCPL holding 5% equity in NCL since February 18, ठीक है, फरवरी 22 में NCL ने उसमें इन्वेस्ट कर दिए BCPL में, तो ये तो आपका सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि नॉर्मली सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स नहीं होने चाहिए, पर उसमें एक्सेप्शन है, अगर उसने बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी होल्ड कर रखे तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसका आंसर देखो क्या हो गया, ये इसको कंटिन्यू कर सकती है। योगेश वन ऑफ द शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स मेड बाय एनसीएल, ये सेक्शन 50 आ गया, कॉल्स इन एडवांस। एनसीएल ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, देखो कॉल्स इन एडवांस के बिया पे आपको कोई एडिशनल राइट नहीं मिलेगा, तो मतलब कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये एंटाइटल 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 तीन जगह दिया है सेलेक्ट द ऑड वन।
ये भी एक तुक्का होता है। 3 चीजें एंटाइटल बना रही है और एक नॉट एंटाइटल। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आंसर ये टिक करो, ये आंसर है इसका। चलो लास्ट एमसीक्यू लेते हैं। बोर्ड ने आइडेंटिफाइड किए 50% और उनको पीपी का ऑफर दिया है, ठीक है। ये कह रहा है पीपी के ऑफर के लिए आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट दे दो, नहीं दे सकते। ये भी कह रहा है दे दो, ये भी कह रहा है दे दो। फिर सेलेक्ट द ऑड वन, नहीं दे सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट का एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और कुछ भी कहते हैं इसमें नहीं किया जा सकता। तो ये तो आपका पार्ट ए खत्म हो गया। अब अपन लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी देखो थोड़ा कहते हैं इसमें लेंथी क्वेश्चंस के साथ कहते हैं इसमें बनाया है। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, ये बेस्ड है सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। आपने जिस पर्पज के लिए पैसा लिया है उससे डिफरेंट में अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो शेयर होल्डर की एसआर के रूप से आपको क्या लेनी होगी, कंसेंट। इसके बारे में 2 न्यूज़पेपर्स में क्या देना है, एडवर्टीजमेंट देना है। और वो अदर पर्पज क्या नहीं होना चाहिए, दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स और इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाई कर रहा है कि अमाउंट जो रिसीव होगा वो एक्सक्लूसिवली किस में यूज आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सम लाइफ सेविंग ड्रग्स। कंपनी ने कहते हैं मार्केट सर्वे किया और पता चला कि भाई आजकल तो एआई का जमाना है, ठीक है। तो वो क्या करिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसका पैसा यूज करना चाहती है। लिया किसके लिए था, इसके लिए, लाइफ सेविंग ड्रग को कहते हैं बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। पर लगाना किस में चाहते हो, एआई में, ठीक है। क्या आप लगा सकते हो, शेयर होल्डर की किसके रूल से कंसेंट लेनी है, एसआर। फिर सेकंड आप किस में लगाना चाहते हो, लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, ये तो भूल जाओ। ये लगाना है तो एसआर पास करके लगा सकते हो। तो अब इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और है, डायरेक्टर्स ने ईजीएम बुलाई, इसमें वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ प्रपोजल इन एक्सेस ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। तो ये तो ओआर पास हुआ, क्योंकि एसआर के लिए तो फेवर वाले 3 टाइम्स कहते हैं इसमें होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं इसमें ये पूछा है कि रेजोल्यूशन पास्ड इन ईजीएम वाज नॉट प्रॉपर सिंस द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी डिड नॉट अप्रूव द सेम। अच्छा, शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। Prescribed detail of notice which was given to shareholder should also have been published in 2 newspapers। बिल्कुल सही है। फिर resolution passed for investing 5 lakh in equity shares of X Limited is illegal। तो देखो ये इलीगल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 2 न्यूज़पेपर्स में आपको बताना होगा वेरिएशन के रीजंस के साथ। और दूसरा, मेजॉरिटी ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ये भी सही बात है। तो मतलब तो तीनों कोटेशन उन्होंने कहते हैं इसमें ऑब्जेक्शन जो रेज किए वो सही है। दूसरा कह रहा है सोहन लाल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है किसका, आरएसटी लिमिटेड। देखो ये काम की चीज होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। उसने रिजाइन कर दिया 2 मंथ्स। अब इसकी कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी, बोर्ड करेगा विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो आपको 3 मंथ्स फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड किसकी अप्रूवल लेनी होगी, शेयर होल्डर्स की ईजीएम में। अगला लेते हैं, मुरारी लाल एक आउटसाइड इंडिया का रेजिडेंट है। मतलब देखो ये कौन है, PROI। उसने 4 रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टीज कोलकाता में इन्वेस्टमेंट की है। चलो ठीक है। और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। देखो हमने एमसीक्यू में भी देखा था कि PROI कहते हैं इसमें फार्म हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड, रियल एस्टेट बिजनेस वाली कंपनियों में कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पर रियल एस्टेट बिजनेस का एक्सेप्शन होता है जिसमें ये रेजिडेंशियल कहते हैं इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो अब इसने पूछा है और इसने ब्रोकर के बेसिस पर कहते हैं इसमें ट्रांजैक्शन किया है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यस।
हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन कैन बी पेड टू ईच ब्रोकर विदाउट आरबीआई अप्रूवल? वही अपना 25,000 यूएस डॉलर वर्सेस 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। सिल्क सेगमेंट प्राइवेट लिमिटेड एसएसपीएल एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। चलो बहुत खुशी की बात है। किसकी? लिस्टेड पब्लिक कहते हैं इसमें, लिमिटेड कंपनी की। अच्छा नहीं 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 नहीं, एसएसपीएल एसबीएल की कहते हैं इसमें होली ओन्ड सब्सिडरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है लोन देने का 15 लाख एंड 20 लाख टू मिस्टर सोहन एंड मिस सुषमा respectively for the purchase of fully paid up shares in Silk Segment Private Limited। ये तो देखो सेक्शन 67 आ गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। मिस्टर सोहन कौन है? डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर। इसको तो दे सकते हो। इसकी मंथली सैलरी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स की सैलरी, पर आप कितना देने की बात कर रहे हो? 15 लाख। नहीं दे सकते। सुपर्णा एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये तो केएमपी हो गई, इसको भी नहीं दे सकते। तो दोनों को नहीं दे सकते। मंथली सैलरी पे जाओ ही मत, केएमपी आते तो वैसे भी नहीं दे सकते। तो क्या लोन दिया जा सकता है? नहीं। Whether the answer would be different in case only 25% shares of SSPL are held by SBL। देखो केयरफुली, इसने क्वेश्चन क्या बनाया? ये कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होता, तो वैसे तो वो लोन दे सकती थी, पर ये प्राइवेट कंपनी किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी भी क्या कहलाती है? पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। ठीक है, तो मतलब प्रोविजन कौन से वाले एप्लीकेबल होंगे? पब्लिक कंपनी वाले। अगर 25% शेयर्स ही होल्ड करेगी तो इसका मतलब सब्सिडरी नहीं होता, एसोसिएट की कैटेगरी में, तो फिर ये लोन कहते हैं इसमें दिया जा सकता है। सेकंड का बी का एक बार डेटा देखो। इसने हिंट क्या दी है? ये कंपनी ना तो स्टार्टअप है, ना ही एसोसिएट है, ना ही सब्सिडरी कंपनी है ऑफ एनी अदर कंपनी। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल हमारे डायरेक्टली कभी काम की नहीं होती है। पेड अप कैपिटल, एसपी अकाउंट, जनरल रिजर्व्स, इन तीनों की टोटल देखो कितनी है? 8 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मतलब 15 करोड़। कंपनी ने कभी भी अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किए है। मजाक कर रही है। कंपनी ने सक्सेसफुली रीपेड किए हैं जितने भी प्रीवियस डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट्स की पेमेंट और में कोई डिफॉल्ट नहीं की है। चलो अच्छी बात है। बस एक ये चेक कर लो, ये कंपनी है कौन सी? प्राइवेट है, पब्लिक? अच्छा प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, मतलब देखो ये डिपॉजिट का प्रोविजन है। नॉर्मली कोई भी कंपनी 35% ऑफ औकात तक ले सकती है डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी आईएफएससी कहते हैं, इसमें पब्लिक कंपनी है, वो 100% ऑफ औकात, औकात का मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट तक ले सकती है। ठीक है, पर ये 100% वाला फॉर्मूला किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है? एक स्टार्टअप कंपनी 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा वो प्राइवेट कंपनी जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है, नंबर 1 जो दूसरे कंपनी की सब्सिडरी और नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोरोइंग है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल वर्सेस ₹50 करोड़, व्हिचएवर इज लेस, उससे ज्यादा ना हो, तो वो 100% से ज्यादा भी ले सकती है। तो देखो इसने जो टर्म लोन ले रखा है 12 करोड़ है, कैश क्रेडिट लोन, वर्किंग कैपिटल, ये तो शॉर्ट टर्म है, मतलब ये ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल को क्रॉस नहीं करा, नहीं 50 करोड़। तो अब ये डिपॉजिट क्या कर सकती है? अपनी औकात से ज्यादा ले सकती है। तो 2 प्रपोजल है बीओडी के पास। प्रपोजल 1 आप 20 करोड़ के डिपॉजिट्स ले रहे हो, प्रपोजल 2 आप 14 करोड़ के डिपॉजिट्स कहते हैं इसमें ले रहे हो। तो आपसे पूछा है कि क्या ये कहते हैं डिपॉजिट लिए जा सकते हैं? आंसर है यस।
पर अगर एक पब्लिक कंपनी होती तो मैक्स 35% ऑफ 15 करोड़ की डिपॉजिट ले सकती थी अपने मेंबर से। डॉक्यूमेंट की आपको डेफिनेशन बतानी है जीसी में। देखो जीसी और इंटरप्रिटेशन उन दोनों में डॉक्यूमेंट की सेम डेफिनेशन है। जीसी डॉट 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 इंक्लूड्स करके देता है और इंटरप्रिटेशन डॉट 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 मीन्स करके देता है। तो डॉक्यूमेंट मीन्स any matter which is expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, क्यों किया? For the purpose of recording that matter। अब ये पूछ रहा है क्या ये डॉक्यूमेंट कहते हैं इसमें कहलाएंगे, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके रूप से एक बंदा दूसरे बंदे को अपने क्या कर रहा है, कहते हैं इसमें राइट्स ट्रांसफर कर रहा है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसमें क्या आती है? फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। चेक, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी काउंट कर लो, तो दोनों ही डॉक्यूमेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये फिर एक प्राइवेट कंपनी है, ये थोड़ा सा चीजें ध्यान रखो। ये 1 जून 22 को बनी। चलो, मिस्टर एक्स का ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इस नाम से। देखो ये तो सेक्शन कहते हैं इसमें 16 कंपनीज एक्ट। ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 1 अप्रैल 18 से ट्रेडमार्क होल्ड कर रहा है और ये कंपनी इसके ट्रेडमार्क के वॉल्यूशन में बनी है। चलो, एक्स क्या चल रहा था? बीमार चल रहा था। जब एक्स रिकवर हुआ, उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया और उसको अपने स्टाफ से पता चला कि सर इस नाम से एक कंपनी बन गई। तो इसने आरडी को कंप्लेंट लॉन्च की 10 जुलाई 24। देखो आपको यहां से 3 इयर्स में कंप्लेंट करनी थी, तो ये कंप्लेंट 3 इयर्स के अंदर हो गई, बिल्कुल सही है। रीजनल डायरेक्टर ने एप्लीकेशन को एग्जामिन किया और डायरेक्शन दिए इस कंपनी को, सर अपना नेम चेंज करो, ठीक है। डायरेक्टर कह रहा है कि सर रीजनल डायरेक्टर को लॉ नहीं आती है। क्यों? सबसे पहला, द नेम ऑफ कंपनी इज नॉट टू आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। कि सर ये नाम किसी कंपनी से तो मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, ट्रेडमार्क का तो वायलेशन है। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स ऑफ मेकिंग कंप्लेंट, ना भाई 3 इयर्स है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको ये अपना नेम कब तक चेंज कर लेना चाहिए? आरडी के ऑर्डर से 3 मंथ्स। ना किया तो आरडी खुद अपने साइड से दे देगा। मतलब सेक्शन 16 वैसे तो सीजी को पावर देता है, पर सीजी की पावर वहां पे ट्रांसफर किसको है? आरडी को। Members of World One Limited holding more than 2% of total voting power wants the company to give a special notice to move a resolution for appointment of auditor other than retiring auditor. Explain whether members can do so as per the provisions of Companies Act. देखो section 115 rule 23, ये दोनों read with section 140 clause 4। अब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही कंटिन्यू करना चाहती। रिटायरिंग का मतलब जिसके 5 साल पूरे नहीं हुए, हर एजीएम में रिटायर हो रहा है। लेकिन मेंबर्स कह रहे हैं सर ये नालायक नहीं चलेगा, किसी और को अपॉइंट करो, ठीक है। तो कितने परसेंट मेंबर ये नोटिस दे सकते हैं? एक जिसके पास 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, दूसरा जिसके पास 5 लाख के पेड अप शेयर्स है। अब इनके पास कहते हैं इसमें देखो कितने हैं? मोर देन 2%। तो आंसर क्या हो गया? यस। अगर लिस्टेड कंपनी के मेंबर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे दी, मतलब 108 की रिमोट वोटिंग से वोट दे दिया, तो जनरल मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, बिल्कुल। चेंज हिज वोट, बिल्कुल नहीं। एक बार वोट दे दिया, वोट चेंज नहीं होता। एक लैटिन मैक्सिम है, एब्सोल्यूटस सेंटेंटिया एक्सपोजिटोर नॉन इंडिजेट। मैंने इसका एक फॉर्मूला बच्चों को सिखा रखा है। एक एब्सोल्यूट वाला सेंटा एक एक्सपो में गया जो नॉन इंडिया में था।
एब्सोल्यूट सेंटेंस को किसी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है हाउ वुड द सेम हेल्प इन करेक्टली इंटरप्रेटिंग अ डेफिनेशन गिवन इन अ लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट। देखो इसमें आपको लिटरल रूल, इसके साथ इसको क्या करना है, मिक्स करना है। फिर एक और चीज अगर अपन थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करें, अगर लेजिस्लेचर ने किसी वर्ड को डिफाइन दे कर रखा है, दैट मीनिंग अलोन शुड बी गिवन टू इंटरप्रेट दैट डेफिनेशन, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ कोई थोड़ी एम्बिग्विटी भी, तो आप डेफिनेशन से थोड़ा बाहर जाकर उसकी कहते हैं एम्बिग्विटी दूर कर सकते हो, पर अगर डेफिनेशन अपने आप में एब्सोल्यूट है तो फिर आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 42, अब ये फॉरेन कंपनी है या नहीं। 2 क्लॉज 42 क्या कहता है, बनी कहां, आउटसाइड द इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी कहां पर है, इंडिया। तो बनी कहां, आउटसाइड द इंडिया। तो देखो ये वाली कंपनी बनी तो कहां पर है, आउटसाइड द इंडिया। इसने पेशेंट डेटाबेस हॉस्पिटल इन मुंबई के लिए बनाया, तो ये उसका क्या हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या हो गया, फॉरेन कंपनी है। दूसरा यूएई में बनी, ये तो ठीक है, लेकिन नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ओनली एम्प्लॉयज इंडिया, एजेंट को एम्प्लॉय किया है। केवल एजेंट को एम्प्लॉय करने से काम नहीं होगा, एजेंट के रूप से कुछ बिजनेस करो। नो। केप टाउन, ये भी आउटसाइड द इंडिया है। बोर्ड मीटिंग इंडिया मुलारी, इससे नहीं होगी। जर्मनी में बनी, 49% ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एन इंडियन कंपनी। देखो केयरफुली, ये तो है। अब अगर आप 2 क्लॉज 42 पे जाओगे तो आंसर क्या है, नो। क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्शन 379 पे जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहां दो आंसर लिखने चाहिए आपको। यस क्यों बोल रहा हूं, देखो 379 कहते हैं, इसमें क्या कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी की 50% और मोर पेड अप कैपिटल इंडियन सिटीजन, इंडियन कंपनी और उनके पास होती है, तो उसको इंडियन कंपनी मानना चाहिए, ठीक है। अब इसके 50% नहीं है, 49% ही है, तो मतलब ये इंडियन कंपनी तो नहीं हुई, इस वजह से क्या हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई। ऐसे इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी आपको अल्टरनेट आंसर ही बनाकर लिखना चाहिए। चलो, एक एलएलपी है, वो ईयर 2020 में बनी, बहुत अच्छी बात है, ब्ला 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 ब्ला। एक इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल ने स्टार्ट की अगेंस्ट एलएलपी, क्योंकि एक फ्रॉड हुआ 50,25,000 का। चलो, मिस्टर जे, वन ऑफ द अकाउंट्स मैनेजर, एक एम्प्लॉय है, वो एक्यूज थे कि सर इन्होंने फ्रॉड किया था। ट्रिब्यूनल ने एक पेनल्टी ठोक दी किस पर, जे पे। जे ने ट्रिब्यूनल से कहा कि सर मैं भांडा फोड़ दूंगा। ये तो सेक्शन 31, विसल ब्लोइंग। तो ट्रिब्यूनल ने क्या की, उसकी थोड़ी सजा कम कर दी, मतलब पेनल्टी कम कर दी, तो बिल्कुल सही कर सकती है। तो ट्रिब्यूनल वेव ऑफ या रिड्यूस कर सकती है, तो आंसर है यस। क्या एलएलपी इसको सस्पेंड कर सकती है, तो आंसर है नो। एजुस्टम जनरस, स्पेसी ऑफ द सेम काइंड, कोई भी 3 सिचुएशंस बताओ जब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, एजुस्टम जनरस, नॉस्किटरस सुसाइस, दोनों काफी नियर थिंग है। एजुस्टम जनरस नॉस्किटरस सुसाइस का छोटा भाई है, ठीक है। लॉ में पहले एनुमरेशन है स्पेसिफिक वर्ड्स का, वो एनुमरेशन क्या करती है, क्लास या कैटेगरी बनाती है, और वो क्लास और कैटेगरी क्या नहीं है, एग्जॉस्टेड नहीं है। जनरल टर्म किसको फॉलो करिए, स्पेसिफिक टर्म को, तो एजुस्टम जनरस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब जनरल टर्म अपना मीनिंग किससे लेगी, स्पेसिफिक से, ठीक है। कब एप्लीकेबल नहीं होगा,
अगर जनरल टर्म प्रीसीड कर रही है किसको, स्पेसिफिक को, मतलब पहले जनरल टर्म आ गई देन स्पेसिफिक, तो एग्जिस्ट टर्म जनरस नहीं लगेगा। अगर वो क्लास या कैटेगरी एग्जॉस्टेड है, मतलब स्पेसिफिक टर्म का मीनिंग एब्सोल्यूट है, उससे कोई दूसरा मीनिंग नहीं लिया जा सकता। और लेजिस्लेटर की कोई डिफरेंट इंटेंशन है, भाई लेजिस्लेचर चाहता है कि जनरल टर्म स्पेसिफिक टर्म्स को फॉलो नहीं करे। तो ये वो 3 सिचुएशंस हो गई। क्विक मनी लिमिटेड attract the provision of section 135 CSR, ठीक है। इसका मिनिमम एवरेज ऑब्लिगेशन टू स्पेंड CSR अमाउंट 15 करोड़ ड्यूरिंग ईच ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर, अपना तो 3 से ही काम हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछ रहा है सर इंपैक्ट असेसमेंट क्या है। अगर कोई कंपनी लास्ट 3 ईयर से एवरेज 10 करोड़ और मोर का एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर एरिया पे कर रही है, तो उस एरिया में क्या कहते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, क्या सुधार आया, उसके इंपैक्ट का असेसमेंट करवाना होता है। तो ये हो गया इंपैक्ट असेसमेंट। अब ये इंपैक्ट असेसमेंट क्या ऑल द कंपनीज को करवाना है? नो, जो 10 करोड़ 3 इयर्स वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है। इंपैक्ट असेसमेंट किससे करवा सकते हैं? इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी से, जिसका वैसे ही काम के इंपैक्ट असेसमेंट का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस और वो 1 करोड़ रुपए के लिए। फिर उसने कमीशन और उसको जो पे करेंगे फीस और वो तो पूछा नहीं है। फिर से रिपीट हो गया। एलएलपी कौन से ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल कहते हैं इसमें क्या कर सकती है? वाइंडिंग अप कर सकती है। तो देखो एलएलपी के वाइंडिंग अप के प्रोविजंस जो आप लोग के सेक्शन 63 टू 65 पर, मेनली आपको 64 लिखना है यहाँ पर कि एलएलपी को कब कब ट्रिब्यूनल कहते हैं इसमें वाउंड अप कहते हैं इसमें कर सकती है। एलएलपी खुद जाकर कहती है बंद कर दो, कर देंगे। एलएलपी अपने डेब्ट्स और क्लियर नहीं करती, उसके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से बिलो रह जाते हैं, 6 मंथ्स का टाइम खत्म हो गया, वो रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। एलएलपी अपने इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में कुछ कर रही है, या लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से आपने क्या नहीं किए, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। पर्सन को डिफाइन करो जीसी एक्ट के दिया पे, तो जीसी एक्ट में पर्सन इंक्लूड्स करके दे रखा है, कंपनी, एओपी, बीओआई। पर इंक्लूड वर्ड का मतलब उसमें और भी चीजें काउंट हो सकती है। देखो कंपनी पर्सन है, पब्लिक बॉडी भी पर्सन है, ये आइडल वर्ड इन्होंने किस सेंस में लिया है मेरे को समझ में नहीं है। अब आइडल आप किसी स्टैच्यू और के बिहाफ पे दे रहे हो तो वो पर्सन कैसे होगी? ठीक है, आइडल किसी को अपन बोलते हैं ना ये तो हमारा कहते हैं इसमें आइडल है, उसके बिहाफ पे ले रहे हो वो पर्सन हो भी सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं मान रहा हूं कि ऑथर की ओपिनियन है। खैर, टॉप स्पिनर फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है, चलो वो यंग एंड टैलेंटेड क्रिकेट की फील्ड में है। फाउंडेशन सेलेक्ट यंग बॉयज गर्ल्स फॉर डिफरेंट आर्ट और कंपनी ट्रीट के ब्ला 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 ब्ला। फाउंडेशन को एक आपने सेक्शन 8 कंपनी के बिहाफ पे बनाया है। इसके अंदर करंटली 1200 मेंबर्स है। एजीएम नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है कि सर अगली एजीएम आप कहां पर बुला लो, कहते हैं इसमें एक होटल में नियर विंसिटी ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एट जयपुर इंस्टीड ऑफ क्लब। देखो सेक्शन 8 कंपनी जो है उस पे सेक्शन 96 क्लॉज 2 जिसमें डेट टाइम एंड प्लेस गिवन होता है वो डिफरेंटली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब वो डिफरेंटली एप्लीकेबल कहते हैं इसमें होने का मतलब बीओडी अगर कहते हैं इसमें चाहे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी बुला सकता है और कहीं और भी बुला सकता है। फिर एक और चीज डिसाइड की गई कि आप एजीएम 15 डेज के नोटिस से बुलाओगे। देखो सेक्शन 101 क्लॉज 1 नॉर्मल कंपनी 21 क्लियर डेज से बुला सकती है। सेक्शन 8 कंपनी अगर 14 डेज का नोटिस दे तो भी चलेगा, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, फिर आपने कहा कि फैसिलिटी ऑफ ओनली फिजिकल वोटिंग होगी, नो ई वोटिंग। सेक्शन 108 जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एक तो उसको रिमोट वोटिंग देनी है, दूसरा जिसमें 1000 मेंबर्स है। अब इस कंपनी में कितने मेंबर्स थे? 1200, तो इसको रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी।
तो सबसे पहला, whether it is compelling upon the board to consider the direction regarding shift of venue for the meeting, no. बोर्ड की चॉइस होती है, कंपेल कैसे कर सकते हो? 15 days prior notice valid है? Yes. Whether the decision to provide the facility of only physical voting and not e-voting valid? No. देनी चाहिए थी. श्रीनिवास आयरन एंड स्टील लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर की लिस्टेड कंपनी है. चलो अच्छी बात है. ये इसके सीए को आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया फॉर द टर्म FY 23-24. एक फ्रॉड के बारे में पता चला, नॉट रिपोर्टेड बाय करंट ऑडिटर्स इन देयर रिपोर्ट. ऑडिटर को फ्रॉड तो बताना चाहिए था 143/12. नेक्स्ट एजीएम शेड्यूल्ड है इस डेट को. मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ HJK, इनके पास कितने शेयर्स है? 1,50,000, 1,02,50. टोटल आप करो कितने हो गए? 5 लाख. उन्होंने डिसाइड किया स्पेशल नोटिस देने का कि सर ये ऑडिटर नालायक है, आप इसके अलावा किसी को अपॉइंट करो. देखो मैं प्रोविजन बता चुका हूं, एक ही चीज दो बार रिपीट हो गई. 140 क्लॉज 4 रीड विद सेक्शन 115 एंड रूल 23. तो ये भी उसी बेसिस पे सॉल्व होगा. सबसे पहला, above members can validly issue such special notice to company? Yes. What will be the last date for issue of such special notice? At least 14 days before AGM. अब देखो AGM की डेट कौन सी है? ये. इस डेट में आप माइनस क्या कर दो? 14 डेज. और उसमें डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस काउंट नहीं होगा, क्लियर डेज है. Whether the company would have to communicate about the special notice to other members after receiving the same. देखो जब ये स्पेशल नोटिस मिलता है तो कंपनी पहले ऑडिटर से रिप्रेजेंटेशन लेगी. ऑडिटर टाइमली रिप्रेजेंटेशन दे दे तो एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग अपन क्या करेंगे? बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे. और ऑडिटर की अगर टाइमली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी कहते हैं इसमें क्या करेगी? उस रिप्रेजेंटेशन को एजीएम में रीड कर देगी. पर केवल इन जनरल पूछे क्या नोटिस बाकियों को भी बताना चाहिए? आंसर है यस, एज पर सेक्शन 115. मनीष एक शेयर होल्डर है, उसने पिछले 10 सालों से डिविडेंड क्लेम नहीं किया. तो उसका डिविडेंड का पैसा पहले किस में गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट. 7 सालों तक वहां से क्लेम करना था, वहां पे भी नहीं किया तो कहां चला गया? IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. क्या ये अपना डिविडेंड रिकवर कर सकता है? आंसर है यस. पर अब वो पैसा आईपीएफ चला गया तो आप आईपीएफ अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि हाँ आप ही वो एंटाइटल पर्सन हो और अपना डिविडेंड क्लेम कर लो. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करो. देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है. तो जितने भी खर्चे वाला पार्ट होता है वो सबके सब किस में आ जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा. शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. पेरेंट्स बच्चों और को बाहर कहते हैं आप मेंटेन कर रहे हो, उनका ट्रीटमेंट और करा रहे हो, किस में आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. तो यहाँ आपका ये पेपर कंप्लीट है. पेपर डिफिकल्ट नहीं था. 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, जैसे वो एमसीक्यू में बहुत नियर के टेस्ट में दे दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला. बाकी तो एमसीक्यू में कुछ भी कहते हैं इसमें खास नहीं था. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट.